तो आज हम पढ़ेंगे अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू पीएमडीसी विच इज़ प्रोकैरियोट किंगडम मोनेरा, जिसे हम कहते हैं या फिर बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम कुछ इसके सब टॉपिक्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। तो सब टॉपिक्स हमारे पास है सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया एंड इम्पॉर्टेंस एंड कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। और इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे पास यही हैं कि इसका सेलुलर स्ट्रक्चर बताएं, इसकी डाइवर्सिटी इन शेप एंड साइज़ में बताएं और इसके इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया को हाईलाइट करें और कंट्रोल करें। तो ये सब आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन दूंगा किंगडम मोनेरा या प्रोकैरियोट्स। और क्योंकि प्रोकैरियोट्स हमने लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं हम सेल के अंदर, जिसमें नो टू मेम्ब्रेन हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर होती है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियस के ऊपर। उनका जो डीएनए है वो डायरेक्टली सबमर्ज होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है मैं कुछ इस तरह दूंगा कि हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरिया और एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का हम एक और नाम देते हैं ब्लू ग्रीन एल्जी। ब्लू ग्रीन एल्जी साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम देते हैं हम ब्लू ग्रीन एल्जी। हमें ये सेपरेट किंगडम में रखने पड़े, सेपरेट किंगडम में रखने पड़े। हमें पता है किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटोक्टिस्ट, इसी तरह किंगडम प्रोकैरियोट है हमारे पास, जिसमें हम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को रखते हैं। ठीक है, और इस किंगडम का नाम हमारे पास है मोनेरा, किंगडम मोनेरा। ठीक है, अब जो हमारे पास जो मेन फीचर है बैक्टीरिया की सेल का और साइनोबैक्टीरिया की सेल का, जो उन्हें अदर ऑर्गेनिज्म से डिस्टिंक्ट करता है, वो हमारे पास ऑब्वियस है डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता। हम पढ़ चुके हैं यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में यही फ़र्क है। यूकैरियोट का न्यूक्लियस आपका मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, बट बैक्टीरिया में और साइनोबैक्टीरिया में नहीं होता। तो ये हमारे पास इसका एक इंट्रोडक्शन था इस पूरे चैप्टर का सबसे पहले। तो अब मैं जो इसकी थोड़ी अक्यूरेंस बताऊंगा बैक्टीरिया की, वो इस टाइप की है हमारे पास। अक्यूरेंस जिसकी है हमारे पास, अक्यूरेंस ऑफ बैक्टीरिया हमारे पास है, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है अपने अक्यूरेंस में, मतलब बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं हर जगह। ठीक है, दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर लाइक एयर कह सकते हो आप, लैंड कह सकते हो आप वाटर कह सकते हो, ऑयल कह सकते हो, आप डिपॉजिट्स कह सकते हो, जो हमारे पास मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं, यहाँ पे कोई भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स होते हैं। फूड कह सकते हो, फूड में बैक्टीरिया होते हैं। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जिसे हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं, इनमें हो सकते हैं। प्लांट्स के अंदर हो सकते हैं और एनिमल्स के अंदर हो सकते हैं। तो ये हमारे पास बैक्टीरिया की अक्यूरेंस आ गई। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की मेरे सामने सेल एनाटमी है, बैक्टीरियल सेल एनाटमी। तो अब मैं कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा कि जो बैक्टीरियल सेल है ये हमारे पास सराउंडेड है लिपिड बाय मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया की जो बैक्टीरियल सेल है हमारे पास सराउंडेड बाय लिपिड मेम्ब्रेन। जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की होती है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, वो होती है लिपिड की। ठीक है, यूकैरियोट्स में भी होता है, फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे लिपिड की मेम्ब्रेन है, और जिसके अंदर हमारे पास जितने सेलुलर कंटेंट्स होते हैं वो सब इसी के अंदर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और जो सेल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर कंटेंट्स होते हैं, ये एक बैरियर तौर पे एक्ट करती है टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स। हमें पता है सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर है जो कि न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर एज अ बैरियर रखती है। ठीक है, प्रोटीन्स हो गए और अदर जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं एसेंशियल फॉर द साइटोप्लाज्म, वो सब कैरी करती है सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब ये प्रोकैरियोट्स हैं,
तो इनके पास, बैक्टीरिया के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स तो नहीं होंगे साइटोप्लाज्म में, हमें पता है। हमें पता है बैक्टीरिया जब प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट, तो इसके अंदर नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स है ही नहीं, ठीक है। और जो इसके अंदर कुछ फ्यू इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, क्या हैं, बस फ्यू, थोड़े से इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। दे कॉन्सिक्वेंटली लैक अ न्यूक्लियस, इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, लैक न्यूक्लियस, मैंने बताया न्यूक्लियस होता ही नहीं है, सिर्फ क्रोमेटिन मटेरियल या फिर डीएनए मटेरियल या फिर जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली आपका कंडेंस फॉर्म में सबमर्ज्ड होता है, बस वो होता है जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, सही है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, और अदर ऑर्गेनिल्स नहीं होते जो कि हमारे पास यूकैरियोट में होते हैं, सच एज गोल्जाई, गोल्जी भी इनके पास नहीं होते जो हमारे पास यूकैरियोट सेल में होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका अब स्ट्रक्चर आपको बताता चलूँ, ये हमारे पास है पाइलस, जिसे हम एक और नाम देते हैं पिली। ये जो आपके मेथड में काम आता है, ये होता है सेक्सुअल कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन यानी कि एक से दूसरे के अंदर पेनिट्रेट करना, तो उसकी जो आउटर स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम पाइलस कहते हैं, जिसकी मदद से ये कॉन्जुगेशन करता है, यानी कि दूसरे सेल के अंदर अपने आप को सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो ये हमारे पास पाइलस का फंक्शन है। और ये हमारे पास इसकी कवरिंग है कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट होती है बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि ये आपको इसको प्रोटेक्ट करती है अदर इन्वायरमेंट से, आउटर इन्वायरमेंट से। सेल वॉल हमें पता है इसके अंदर होती है, और सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन विच इज़ लिपिड इन नेचर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिपिड मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स होते हैं इसके अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस की नहीं है। अब मेन चीज़ हमने पढ़ा, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, मगर इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, जो कि इसके अंदर कंडेंस फॉर्म में, इन क्रोमेटिन मटेरियल फॉर्म में, इसके अंदर न्यूक्लाइड डेंस मटेरियल को हम कहते हैं डीएनए को, जिसके अंदर सबमर्ज होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मिड होता है हमारे पास। प्लाज्मिड हमें याद है बायोटेक्नोलॉजी में मैंने सेकंड ईयर में पढ़ा था, फॉर द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए प्लाज्मिड काम आता है, यानी कि वेक्टर जिसे हम कहते हैं, वेक्टर हम बनाते हैं और इसके अंदर हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करते हैं, और उसकी मदद से हम आगे न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये बैक्टीरिया की एक इंपॉर्टेंट टाइप है। साइटोप्लाज्म कंटेनिंग फ्लूइड, इसके अंदर पानी, वाटर है, बहुत सारे कॉन्टेंट्स हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं। और फ्लैजिलम फॉर द मूवमेंट, हमें पता है फ्लैजिला जो है हमारे पास मूवमेंट के लिए काम आता है। तो ये हमारे पास बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हो, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया का साइज़ के बारे में। तो साइज़ हम पहले हम साइज़ पढ़ लेते हैं, फिर हम और चीज़ों पर आएंगे। साइज़ हम पहले पढ़ लेते हैं। तो बैक्टीरिया का साइज़ कैसा होता है, देखिए बैक्टीरिया जो हमारे पास साइज़ में रेंज करता है वो है, पहले यहाँ पे हेडिंग डाल दूँ, साइज़ ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो हमारे पास साइज़ में रेंज करता है वो रेंज फ्रॉम अबाउट 0.1 to 600 माइक्रोमीटर ओवर अ स्मॉल सिंगल डायमेंशन। एक ही डायमेंशन में इसका जो हमारे पास साइज़ की रेंजिंग है वो हमारे पास है 0.1 से लेकर 600 माइक्रोमीटर। वायरस हमने कल पढ़ा था, वायरस के अंदर हमारे पास 200 नैनोमीटर उसका साइज़ होता है। तो बैक्टीरिया का 0.1 to 600 माइक्रोमीटर इन अ सिंगल डायमेंशन। अब जो बैक्टीरिया हमारे पास है वो वेरी कर सकते हैं साइज़ में भी और शेप में, वेरी इन साइज़ एंड शेप, ठीक है। और जो इसका स्मॉलेस्ट हमारे पास बैक्टीरिया है
यानी कि इसकी जो हमारे पास एक जीनस है, यानी कि हम कहते हैं ना फैमिली बैक्टीरिया की, तो उसके अंदर जो जीनस है उसे हम कहते हैं एक माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा हमारे पास जो जीनस है बैक्टीरिया की स्मॉलेस्ट जीनस है, और ये जो वेरी करती है, ये हमारे पास वेरी करती है 100 to 200 नैनोमीटर, यानी कि ये वायरस का साइज़ अटेन कर लेती है, इतनी स्मॉल हो जाती है बैक्टीरिया की जीनस माइकोप्लाज्मा। तो ये हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट हो गई। अच्छा, किसके बराबर होती है? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये जो हमारे पास साइज़ ऑफ माइकोप्लाज्मा है विच इज़ 100 to 200 नैनोमीटर, मैंने बताया ये लार्जेस्ट वायरस के करीब है, लार्जेस्ट वायरस के करीब है, जो कि हमारे पास है पॉक्स वायरस। हमारे पास जो लार्जेस्ट वायरस है उसे हम कहते हैं पॉक्स वायरस, और ये इसके करीब होता है, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा की जो मैं टाइप बता दूं तो हमारे पास है इस्कैरिकिया कुलाई, ये हमारे पास इतने टाइप स्मॉलेस्ट है, इस्कैरिकिया कुलाई, ठीक है। अब जो हमारे पास एक बैक्टीरिया की, मैं अभी पहले बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चलूँ कि हमारे पास एक शेप है बैक्टीरिया का बैसिलस, वो हमारे पास तकरीबन साइज़ में होता है 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। बैसिलस का साइज़ क्या है? 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर, और ये हमारे पास तकरीबन 2.0 से लेकर 6.0 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। ये हमारे पास बैसिलस का हो गया, इस्कैरिकुलाई का हो गया, और अब हम बात करेंगे स्पायरोशीट्स की। अब हम बात करेंगे स्पायरोशीट्स की, और ये जो हमारे पास साइज़ अटेन करती हैं तकरीबन 500 माइक्रोमीटर अटेन करती हैं, ठीक है। 500 माइक्रोमीटर अटेन करती है लेंथ के अंदर। और अगर हम स्टेफिलोकाई की बात करें, अभी हम सब पढ़ेंगे, जो हम अभी बात कर रहे हैं स्टेफिलोकाई की हम बात करें, और एंड स्टेप्टोकोकाई की बात कर लें अगर हम इसके साथ साथ, स्टेप्टोकोकाई की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 0.75 से लेकर 1.25 माइक्रोमीटर होता है इसका साइज़ इन डायमीटर, ठीक है। इन डायमीटर इसका साइज़ होता है स्टेफिलोकोकाई और स्टेप्टोकोकाई का। तो अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया का शेप, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के शेप। तो हमारे पास जो बैक्टीरिया स्पीशीज़ हैं वो तकरीबन स्फेरिकल हो सकती हैं, तो जिनको स्फेरिकल हम कहते हैं वो हमारे पास होती हैं कोकाई, जिसे हम कहते हैं स्फेरिकल शेप में, और जिसकी सिंगुलर फॉर्म है उसे हम कहते हैं कोकस, या प्लूरल फॉर्म है कोकाई, सिंगुलर फॉर्म है कोकस, जिसका मतलब है ग्रीक वर्ड से निकला है कोकोस से, और इसे हम एक और नाम दे सकते हैं ग्रेन सीड। ग्रेन सीड की मदद से हमने इसको नाम दिया था कोकाई, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगर रॉड शेप होंगी तो उन्हें हम कहेंगे बेसिलाई, और इसका जो हमारे पास सिंगुलर होगा वो हमारे पास होगा बेसिलस, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा। और जो हमारे पास कुछ हमारे पास इस टाइप की होगी, मैं यहाँ पे दिखा दूँ, जिसे हम कहते हैं विब्रियोस। तो विब्रियोस हमारे पास जो हैं एक टाइप है, तो उन्हें हम कहते हैं स्पायरल शेप या फिर स्पायरोशीट्स। तो स्पायरोशीट्स हमारे पास जो स्पायरल शेप होती हैं उन्हें हम कहते हैं स्पायरोशीट्स, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ी बात करूँ एक और चीज़ की, तो अभी हमने पढ़ा कोकस, बैसिलस और स्पायरोशीट्स, ठीक है। तो और स्पायरल। तो अब बात ये है कि स्पायरल में हमारे पास जो एक टाइप होती है उसे हम कहते हैं विब्रियो, जिसे हम एक और नाम देते हैं कॉमा टाइप। कॉमन नहीं होता इस टाइप का, उसे हम कहते हैं विब्रियो, ठीक है। एंड अदर्स कैन बी लाइक स्पायरल शेप हो सकती हैं, हमारे पास स्पायरिला हो सकती हैं इस टाइप की, ठीक है। और टाइटली क्वाइल्ड हमारे पास जो होती हैं उसे हम कहते हैं स्पायरोशीट्स। ये हमारे पास टाइटली क्वाइल्ड हैं स्पायरोशीट्स, ठीक है। अच्छा, हमारे पास कुछ टेट्राहेड्रल और क्यूबिकल शेप भी हो सकता है इस टाइप का, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं, ये शेप्स अगर याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब जो ये शेप है हमारे पास किस तरह डिटरमाइन होते हैं,
इस तरह से कि हमारे पास बैक्टीरिया की सेल वॉल और साइटोस्केलेटन की मदद से ये हमारे पास जो है बैक्टीरिया के शेप को डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल और जो हमारे पास का साइटोस्केलेटन होता है ना, ये डिसाइड करता है बैक्टीरिया का शेप। तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास एबिलिटी है बैक्टीरिया की टू एक्वायर न्यूट्रिएंट्स, ताकि ये अपने न्यूट्रिएंट्स एक्वायर कर सके, न्यूट्रिएंट्स को, और अटैच हो सके सरफेसेस से अटैच हो सके, स्विम थ्रू लिक्विड्स, स्विम कर सके थ्रू लिक्विड से, और प्रीडेटर्स से स्केप हो सके, यानी कि जो उसको शिकार करते हैं उनसे बच सके। तो ये हमारे पास एक मेन टर्म आ गई विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया शेप। ठीक है, तो अभी हमने जहाँ तक अपना एसएलओ कवर किया है, हम देखते हैं कहाँ तक हुआ है। डिस्क्राइब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया बता दिया, डिस्प्लेइंग डाइवर्सिटी इन शेप एंड साइज इन बैक्टीरिया भी हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। तो हम इस टॉपिक पर मूव ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि बैक्टीरिया के इम्पोर्टेंस और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को आप कैसे कंट्रोल करोगे, तो आप ये बता दो हमें। ठीक है, तो हम बता देते हैं कि भाई होता ये है कि इम्पोर्टेंस एंड कंट्रोल की सबसे पहले मैं हेडिंग डालूँगा इन बैक्टीरिया। सही है, बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस और कंट्रोल के बारे में बताऊंगा। और अब बात यह है कि केमिकल मेथड्स होते हैं कुछ। सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास एंटीबायोटिक्स होती हैं, कुछ सीराज होती हैं, सीरम्स होती हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं हमारे पास जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं। ये हमारे पास किल करते हैं माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरिया टाइप ऑर्गेनिजम्स को बाय हीटिंग के ज़रिए, बाय हीट सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक कंट्रोल हो गई। तो अगर हम फर्स्ट वन की बात करें तो हमारे पास कुछ केमिकल मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो केमिकल मेथड्स में अगर हम देखें तो ये इंक्लूड करता है यूज़ ऑफ एंटीसेप्टिक्स, जो कि हमारे पास इन्फेक्शन को रोक देती हैं, एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स और कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे पास कंट्रोल करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ बस केमिकल मेथड होती है। अब जो हमारे पास एंटीसेप्टिक्स हैं वो क्या हैं? एंटीसेप्टिक्स आर द कंपाउंड दैट आर यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे पास कंपाउंड्स हैं यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज टू इनहिबिट यानी कि स्टॉप कर देना द ग्रोथ ऑफ किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देना, ये हो गया। अब जो हमारे पास डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स वो क्या होते हैं? वो हमारे पास हेलोजेंस हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिनॉल्स हो सकते हैं, फिनॉलिक ग्रुप के कंपाउंड्स हो सकते हैं, या फिर फॉर्म एल्डिहाइड हो सकते हैं जिसे हम कहते हैं मीथ एन अल, फॉर्म एल्डिहाइड हो सकते हैं, जो कि हमारे पास ये सब मिलके हमारे पास डिसइंफेक्टेंट की जो टाइप है ये हमारे पास कॉज कर दें ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग इफ़ेक्ट्स कॉज कर दें ओवर माइक्रोब्स के ऊपर।
यानी कि बैक्टीरिया के ऊपर हैलोजेंस, फिनॉल्स, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अफेक्ट कर दे माइक्रोब्स के ऊपर। और अब जो हमारे पास मेन डिफरेंस है डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक्स में, वो ये है कि डिसइंफेक्टेंट्स आर यूज्ड ऑन नॉन लिविंग सरफेसेस। नॉन लिविंग सरफेसेस बोले तो हम जैसे कि एनेस्थीसिया देते हैं तो हम उसको एक क्या कहते हैं, कपड़े में रख के देते हैं हम। एक हमारे पास एक मटेरियल फैब्रिक होता है, उस पर हम एनेस्थीसिया यानी कि नॉन लिविंग मटेरियल पे हम डिसइंफेक्टेंट करते हैं, हम कोई भी चीज़ डालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जैसे कि ईथर हो गया, ईथर हमारे पास एज एन एंटी एनेस्थीसिया यूज़ होता है। तो ये भी हमारे पास कुछ मतलब टर्म्स हैं इस टाइप की जो हम बैक्टीरिया के कंट्रोल को यूज़ हम रोक सकते हैं। एनेस्थीसिया बैक्टीरियल कंट्रोल के लिए यूज़ नहीं होता, मगर मैंने एक डिफरेंस बता दिया कि किस तरीके से नॉन लिविंग सरफेसेस और लिविंग सरफेसेस में फ़र्क होता है। अच्छा, अब जो हमारे पास कीमो थेराप्यूटिक एजेंट्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो हमारे पास क्या करती हैं, नेचुरल डिफेंस बढ़ा देती हैं बॉडी का, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ा देती हैं। नेचुरल डिफेंस बॉडी का, डिफेंस ऑफ बॉडी, एंड हैंस स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं एंटीबायोटिक्स और कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। और जो हमारे पास अदर माइक्रोब्स होते हैं हमारे लिविंग टिश्यूज़ के अंदर, अदर माइक्रोब्स इन लिविंग टिश्यूज़ के अंदर, ये एक मेन चीज़ आ गई हमारे पास। तो अगर हम एंटीबायोटिक्स या फिर कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स की बात करें तो हमारे पास आ गई एग्जाम्पल सल्फोन अमाइड। सल्फ़र के साथ हमारे पास अमाइड ग्रुप जुड़ा होगा तो उसे हम सल्फोन अमाइड कहते हैं। टेट्रासाइलिन, टेट्रासाइलिन हमारे पास है इसकी एग्जाम्पल, इसकी थोड़ी स्पेलिंग सही कर दूँ, टेट्रासाइलिन। या फिर पेनिसिलिन, द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड, हमारे पास पेनिसिलिन। तो ये हमारे पास कुछ कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया थे। अच्छा, अब बैक्टीरिसिडल एजेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, बैक्टीरिसिडल एजेंट्स होते हैं हमारे पास। ये क्या होते हैं, ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि किल करते हैं बैक्टीरिया को, किल्स द बैक्टीरिया। बैक्टीरिसिडल एजेंट्स हमारे पास बैक्टीरिया को ही किल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स क्या होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक्स एजेंट्स क्या होते हैं। स्टैटिक का मतलब ही क्या है, स्टैटिक का मतलब हमारे पास क्या है, रुक जाना, यानी कि एजेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, इनहिबिट कर देते हैं द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बाय, ये प्रिवेंट कर देते हैं यानी कि रोक देते हैं बाय प्रिवेंटिंग इट्स रिप्रोडक्शन कैपेसिटीज़। अब बैक्टीरिया रिप्रोडक्ट नहीं कर सकता किसी भी चीज़ के अंदर, तो उसको जो रोकती है वो चीज़ हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स। अच्छा, अब हमारे पास एक और टर्म है, थोड़ी सी यहाँ पे मैं बता दूँ, जिसे हम कहते हैं मेथड नंबर 2 मैं कह देता हूँ पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन, तो पैस्चराइजेशन क्या होती है, इट इज़ द मेथड ऑफ पार्शियल स्टरलाइजेशन। पार्शियल स्टरलाइजेशन, मैं बता रहा हूँ कि स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। पार्शियल स्टरलाइजेशन हमारे पास एक टर्म है जो कि हमारे पास पैस्चराइजेशन में काम आती है। तो इसका मतलब ये है कि पैस्चराइजेशन इज़ द यूज़ ऑफ हीट, स्टरलाइजेशन की नहीं है, एट अ टेम्परेचर हाई इनफ टू किल नॉन स्पोर। अब मैं बता दूँ, एट अ टेम्परेचर वेरी हाई टू किल नॉन स्पोर, यानी कि बैक्टीरिया को एक ऐसा टेम्परेचर दे दो कि वो हीट सेंसिटिव ना हो और वो किल हो जाए विद द हेल्प ऑफ हीट, या फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस अगर हम दे दें, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पैस्चराइजेशन। तो ये हमारे पास एक टर्म हो गई।
ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास और भी मेथड्स हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत कॉन्सेप्चुअल है। अभी हमने केमिकल मेथड्स पढ़े, डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीसेप्टिक्स और बैक्टीरियोस्टैटिक्स एजेंट्स या फिर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। अब हम पढ़ेंगे कुछ फिज़िकल मेथड्स। फिज़िकल मेथड्स, तो फिज़िकल मेथड में हमारे पास नंबर 1 क्या है भाई, आप जो हो स्टीम दे दो बैक्टीरिया को इनहिबिट करने के लिए। हम गोश्त को स्टीम करते हैं ताकि उसको से बैक्टीरिया आपके निकल जाएं। ड्राई हीट देते हैं हम, कोई गैस पास करा देते हैं, कोई फिल्ट्रेशन मेथड अप्लाई कर देते हैं, या फिर कोई रेडिएशन दे देते हैं। अभी हमने पढ़ा रेडिएशन दे देते, तो कंट्रोल द बैक्टीरिया की ग्रोथ को हम कंट्रोल कर सकें, तो ये हमारे पास फिज़िकल मेथड हो गए। अब ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास फिज़िकल एजेंट्स इन्वॉल्व हो, जब हमारे पास बैक्टीरिया की ग्रोथ को हमारे पास स्टॉप कर दें, उसे हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। एक मिनट, उसे हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। कोई ऐसा प्रोसेस जिसके हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को बाय फिज़िकल मेथड, फिज़िकल एजेंट्स के तौर पर कर दें, तो हमारे पास स्टेरिलाइजेशन कहलाती है वो। अब जो हमारे पास स्टेरिलाइजेशन इज़ द ये हमारे पास किस में इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्व द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ लाइफ। इन्वॉल्व ये हमारे पास स्टेरिलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास डिस्ट्रक्शन हो जाती है ऑफ ऑल टाइप ऑफ लाइफ। तो बैक्टीरिया तो सिवाय कुछ भी नहीं है, तो आसानी से बैक्टीरिया आपका इनहिबिट हो सकता है। अच्छा, अब अगर हम स्टेरिलाइजेशन के कुछ मेथड्स बताएं, फिज़िकल एजेंट हमारे पास एक स्टेरिलाइजेशन है, इसके अगर मैं मेथड्स बताऊं तो नंबर 1 हमारे पास है हाई टेम्परेचर, सही है। और हमारे पास एक और है बोथ ड्राई या फिर मॉइस्ट हीट। इन दो में से भी हम कोई हीट दे सकते हैं, तो ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट। अब जो मॉइस्ट हीट है क्या करती है, ये आपके जो प्रोटीन्स होते हैं ना, उनको कोएगुलेट कर देती है मॉइस्ट हीट। और कोएगुलेशन से ऑफ प्रोटीन से, यानी कि उनके प्रोटीन्स के फट जाने को हम कोएगुलेशन कहते हैं। और इसी तरीके से आपकी बैक्टीरिया जो है आपका किल हो जाता है, किल्स बैक्टीरिया। मॉइस्ट हीट का ये फंक्शन है। वाइल ड्राई हीट का फंक्शन क्या है, किल्स द माइक्रोब्स बाय ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स की जो बैक्टीरिया के अंदर होते हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देती है, तो उसे हम कहते हैं ड्राई हीट। तो यह हमारे पास ड्राई और मॉइस्ट हीट का भी डिफरेंस आ गया। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, EM रेडिएशन, जिसे मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये हमारे पास तकरीबन बिलो 300 नैनोमीटर से होनी चाहिए, कम 300 नैनोमीटर से कम होनी चाहिए। तो ये हमारे पास किल कर देती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को। तो इसके लिए हमारे पास जो मेन पर्पस है वो हमारे पास गैमा रेज यूज़ होती हैं। गैमा रेज हमारे पास यूज़ होती हैं फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल इट बिलो 300 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टर्म है जहाँ पे हमने अपना टॉपिक ख़त्म किया, बैक्टीरिया आज का किंगडम मोनेरा। और यहाँ पे हमारी हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। ठीक है। अच्छा, इम्पॉर्टेंस में हमारे पास जो बैक्टीरिया की इम्पॉर्टेंस है ना, वो हमारे पास कुछ इस टाइप की हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके जो बैक्टीरिया हैं ना कुछ, वो आपके नाइट्रोजन साइकिल में काम आते हैं, जस्ट लाइक नाइट्रोसोमोनास हमारे पास एक बैक्टीरिया की टाइप है। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोजन साइकिल में काम आते हैं। या एक और हम बात बोलें तो हमारे पास सियानोबैक्टीरिया है, अभी हमने पढ़ा, जिसे हम कहते हैं बिलो ग्रीन एल्गी। तो ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस में काम आता है। ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस में काम आता है। और हमारे पास बैक्टीरिया कुछ और भी मेथड्स होते हैं जिसमें हमारे पास वो काम आता है।
और साथ साथ हमारे जो डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव हमारी जो ट्रैक होती है ना बॉडी के अंदर, उसके अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं। टू डाइजेस्ट हमारे पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाइजेस्ट करने में हमारे पास बैक्टीरिया का ये काम होता है, ये रोल होता है, ठीक है। और जैसे कि एक और चीज़ हम बोलें तो हमारे पास डाइजेशन के लिए हो गया, रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए हो गया, और इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये कुछ एंजाइम्स या कुछ प्रोटीन्स या कुछ बायोलॉजिकल जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं उनके सिंथेसिस के लिए भी काम आता है बैक्टीरिया, ठीक है। और साथ साथ हमारे पास बैक्टीरिया का जो एक और मेन फंक्शन है वो है एक्ट एज डिकम्पोज़र। यानी कि ये डिकम्पोज़र, जैसे कि अभी हमने पढ़ा नाइट्रोजन साइकिल में बैक्टीरिया हमारे पास अमोनिया होता है उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, तो नाइट्राइड आयन में NO2 में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे पास एक मेन फंक्शन होता है, एक्ट एज अ डिकम्पोज़र, सही है। तो ये हमारे पास बैक्टीरिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ हमने अपने सारे SLOs कवर किए। तो अब हम करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ MCQs। कुछ हमारे पास आउट ऑफ सिलेबस भी होंगे, कोई मसला नहीं है, मगर हम जो कि अच्छी तरह हमारी प्रैक्टिस होगी वो इन्हीं MCQs से होगी इस चैप्टर की। तो हम करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है द इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इनटू द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड। अच्छा, जब बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन आपकी जब अंदर इन्वेड होती है ना, अंदर की तरफ, तो उस स्ट्रक्चर को जब कहते हैं उसका नाम होता है मीसोसोम, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखने वाली है और ये सिलेबस में भी हम इंक्लूड कर सकते हैं इसको। द हॉलो फिलामेंटस स्ट्रक्चर हेल्प इन कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया आर कॉल्ड। हमने पढ़ा था कॉन्जुगेशन के लिए पाइलस यूज़ होता है, यानी कि पिलाए। द स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन रेस्पायरेशन, एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम्स, सेल डिवीजन और DNA रेप्लिकेशन। अभी हमने पढ़ा मीसोसोम। तो मीसोसोम का यही फंक्शन होता है, जब सेल मेम्ब्रेन आपकी अंदर इन्वेड होती है तो उसका फंक्शन क्या होता है, रेस्पायरेशन में, एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम्स में, सेल डिवीजन में और DNA रेप्लिकेशन बैक्टीरिया के अंदर। द ट्रू बैक्टीरिया आर कॉल्ड, अगर फॉल्स होंगे तो प्रो, ट्रू होंगे तो यू, तो मैंने लिखा यू बैक्टीरिया। द एंशिएंट बैक्टीरिया आर कॉल्ड, सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा था हमारे पास जो एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं थर्मोफिलिक, यानी कि हाईली टेम्परेचर सर्वाइव करते हैं 180 तक, तो उसे हम कहते हैं आर्किया बैक्टीरिया। ये भी एक बहुत याद रखने वाली टर्म है। द बैक्टीरिया विच कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड मटेरियल आर कॉल्ड, जो खुद करें प्लांट्स की तरह तो उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। जस्ट लाइक आई थिंक सैनो बैक्टीरिया इसका है। सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ, अभी हमने पढ़ा लिपिड्स की, तो लिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स। रॉड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड, हमने पढ़ा था रॉड शेप बैक्टीरिया हमारे पास बेसिलाई होते हैं। स्पेरिकल बैक्टीरिया आर कॉल्ड, हमें पता है स्पोकाई कहते हैं। और व्हेन स्पेरिकल बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन बंडल्स और ग्रुप्स दे आर कॉल्ड, वो बन जाते हैं स्पेरिकल बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस। बैक्टीरिया विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड, डेड ऑर्गेनिक मैटर से वो करते हैं हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स। बैक्टीरिया विच ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज आर कॉल्ड, मैंने ऑक्सीडेशन पढ़ते ही बता दिया, कीमोट्रॉफिक। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द बैक्टीरिया यूज, अच्छा प्लांट्स और इसमें ये डिफरेंस है, प्लांट आपका कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है, बैक्टीरिया आपका बाइकार्बोनेट आयन यूज़ करता है HCO3। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द बैक्टीरिया रिलीज, प्लांट रिलीज करता है ऑक्सीजन, बैक्टीरिया रिलीज करता है सल्फर। द बैक्टीरिया विच गेट न्यूट्रिशन बाय द एसोसिएशन विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए उनके साथ कम्युनिकेट करके, तो इस रिलेशन को हम शुरू से पढ़ते हुए हैं, सिम्बियोटिक रिलेशन, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया विच रिक्वायर वेरी लेस ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ आर कॉल्ड, बहुत कम ऑक्सीजन चाहिए तो उसे हम कहते हैं माइक्रो एरोफिलिक। द बैक्टीरिया विच आर किल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड, जो कि आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपको हम बैक्टीरिया को हम किल कर सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स। आई थिंक सो, ऑब्लिगेट एनारोब्स ही होगा इसका आंसर। किल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोब्स होगा इसका, बल्कि ऑब्लिगेट एरोब्स, क्योंकि एनारोब्स था। ओके, सही किया था पहला वाला यार। खैर, नेक्स्ट कर लेंगे। द बैक्टीरिया विच यूज ऑक्सीजन बट कैन रिस्पायर विदाउट आर कॉल्ड,
अब जो बैक्टीरिया हमारे पास ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं मगर उसके बगैर भी वो रेस्पायर कर सकते हैं, तो उन्हें हम कह सकते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स, नहीं फैकल्टेटिव एरोब्स, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास सिलेबस में नहीं था इस बार, क्योंकि इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। हम इसको पढ़ भी लेते हैं, फैकल्टेटिव एरोब्स कहलाएंगे। द बैक्टीरिया विच कैन ओनली सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड। अच्छा, अब जो ये सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं तो वो ऑब्लिगेट एरोब्स कहलाते हैं, ठीक है। द बैक्टीरिया लोकोमोटिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड फ्लैजिला। द इनएक्टिव फेज ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग विच बैक्टीरिया प्रिपेयर देमसेल्स फॉर डिवीजन इज कॉल्ड, वो लैग फेज होता है जिसमें बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड नहीं करता। द फेज इन विच बैक्टीरिया ग्रोथ एंड मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं लॉग फेज। द फेज इन विच बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू द डेथ रेट इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। द फेज इन विच डेथ रेट इज मोर रैपिड देन मल्टीप्लिकेशन रेट इज कॉल्ड डेथ और डिक्लाइन रेट। और लास्ट है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन किंगडम, अभी हमने पढ़ा प्रोकैरियोट मोनेरा। तो यहाँ पे हमारे पास पूरा हुआ सब कुछ। तो यहाँ से हमें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिली, 2 MCQs गलत भी हुए मगर उनसे एक हमें पता चला, और राइट भी हमारे 23 था 25 में से, और अच्छा स्कोर आ गया। तो ये हमारी चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ।